अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टोन। तो स्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने जो भी एग्ज़ाम्स अपन क्वालिफाई करना चाहते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोन चैप्टर। सो अपन देखेंगे स्टोन किस किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, स्टोन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं एंड कौन सा स्टोन कहाँ पर किस पर्पज़ में यूज़ में लिया जाता है। तो देखें, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे स्टोन की, तो स्टोन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। सो अपन सिंपली बात करेंगे, स्टोन इज derived from rocks। जो स्टोन है वो आपका रॉक से डिराइव किया जाएगा। एंड सिंपली बात करें तो जो रॉक होती हैं ये नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर। तो अपन दो चीज़ें समझ चुके हैं कि रॉक आपके नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर हैं और उनसे अपने को स्टोन ऑब्टेन होगा जब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये गिरेगा। तो अपने सिंपल ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यदि मैं बेसिकली बिना कुछ बातें किए अपन स्टार्ट करें यदि स्टोन के बारे में, तो स्टोन का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लासिफिकेशन को अपन ब्रीफली और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब अपन बात करते हैं कि एक कौन सा स्टोन कौन सी कैटेगरी में होता है। तो मैं बहुत ब्रीफली और बहुत बिना कन्फ्यूज़ किए आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ये करने वाले हैं मिनरल के प्रेजेंस के बेस पर। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ presence of mineral। तो देखें प्रेजेंस ऑफ मिनरल पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल पर अपने स्टोन कितने कितने तरीके के होते हैं या रॉक कितने कितने तरीके की हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कशन करें। तो बेसिकली मिनरल के बेसिस मिनरल के केस में दो तरीके के आपकी स्टोन होते हैं। फर्स्ट आर मोनोमिनरल and the second is polymineral। सिंपली आपको समझ में आया है कि जो आपके मिनरल के बेसिस पर जो अपने टाइप ऑफ स्टोन होते हैं दैट आर मोनोमिनरल रॉक्स और स्टोन और पॉलीमिनरल रॉक और स्टोन। तो यहाँ पर सिंपली देखो समझने वाली बात, कुछ भी सिंपली नाम से ही अपने को पता चल रहा है। मोनोमिनरल मीन्स एक मिनरल यहाँ पर जिस जगह प्रेजेंस होगा जिस स्टोन के अंदर उसे हम कहेंगे मोनोमिनरल। जहाँ एक से ज़्यादा आपके पास मिनरल होंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीमिनरल रॉक। तो सिंपली यहाँ मैं लिख देता हूँ ओनली वन मिनरल, एंड इसके लिए अपन बात कह सकते हैं मोर देन वन मिनरल। ओके, सो मोनोमिनरल, पॉलीमिनरल अपने समझ में आ चुका है। द नेक्स्ट वन ऑल्सो इज फॉलिएटेड रॉक। तो सिंपली पॉलीमिनरल रॉक, मोनोमिनरल रॉक एंड फॉलिएटेड रॉक अपने समझ में आ चुका है। अगर मैं बात करूं फॉलिएटेड रॉक का यदि इंट्रोडक्शन, तो फॉलिएटेड रॉक का मतलब होता है दैट रॉक्स विच कैन स्प्लिट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो ऐसी रॉक जो स्प्लिट हो सकती हैं इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे फोलिएटेड रॉक। तो सिंपली अपने तीन समझ में आया है। मोनोमिनरल रॉक मीन्स जो जिन रॉक्स में एक मिनरल होता है, पॉलीमिनरल मीन्स जिन रॉक्स में एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं, एंड फॉलिएटेड मीन्स ऐसी रॉक जो एक फिक्स डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट अप हो जाती हैं या फिर किसी दूसरी रॉक में चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम कहेंगे फॉलिएटेड रॉक। अब जो आपको मैं तरीका या ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा कि कौन सी रॉक को किस कैटेगरी में किस तरीके से रखा जाए। तो सिंपली बात समझेंगे, मोनोमिनरल रॉक जितने भी ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, बाद में अपन लास्ट में जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा तीन तरीके की रॉक जिसको अपन बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि तीन तरीके की रॉक कौन कौन सी है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, और इन्हीं को यदि मैं हिंदी में बात करूँ दैट इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन्हीं के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और इन्हीं के बेसिस पर हमें पूरे क्लासिफिकेशन को याद रखना है। तो जैसे जैसे मैं इसको आगे
बढ़ता जाऊंगा, आपको बस एक बार जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपका मैंने किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल। तो पॉली मिनरल रॉक जो होती हैं वो जितनी भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं ऑलमोस्ट वो सारी की सारी मोनो मिनरल रॉक में आती हैं। मींस मैं सिंपली यहां पर कह सकता हूं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो जितनी भी ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो सभी कौन सी रॉक होती हैं, मोनो मिनरल रॉक होती है। अब इनके बारे में यदि मैं एग्जांपल यहीं पे आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको सारे क्लासिफिकेशन में ओनली एक बार न्यूमेरिकल या एक बार आपको एग्जांपल याद रखने होंगे, उसके अलावा कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यदि इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, प्योर जिप्सम, प्योर जिप्सम, स्लेट, शेल, शेल, ETC। जितने भी इस टाइप के आपके और भी एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन सिंपली समझ रहे हैं कि जितने भी आपके ऑलमोस्ट सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो सारी की सारी आपकी मोनोमिनरल होती हैं। यदि मैं बात करूंगा आपके पॉलीमिनरल की ये जिनमें एक से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, जिससे आगे मैं आपको एक ट्रिक से जोड़ने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी एग्जाम में इनको चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, माइंड में अच्छे से रखने के लिए। तो देखें मैं जिस सीक्वेंस में आपको इसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ वो आप याद रखेंगे। दैट इज फर्स्ट इज ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो मैंने आपको सिंपली एक सीक्वेंस में इनको नाम याद करने के लिए बोला है कि ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो इन चारों को इस सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि ये चारों रॉक्स इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हैं। तो आगे जाके अपन जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इग्नियस रॉक क्या होती हैं और इनको मैंने इस सीक्वेंस में याद क्यों करवाया है आपको। तो इग्नियस रॉक इनको अपन बेसिकली बोल देते हैं जितनी भी रॉक हैं, तो जितनी भी इग्नियस रॉक होती हैं वो ऑलमोस्ट मोनो पॉलीमिनरल रॉक की कैटेगरी में आती हैं। लास्ट जो अपन बात करेंगे फॉलिएटेड रॉक की, ऐसी रॉक जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में टूटने की एक नेचर रखती हैं उनको अपन कहते हैं फॉलिएटेड। तो याद रखेंगे जितने भी मेटामॉर्फिक, यहाँ पर मैं आपको ओनली नाम मेंशन कर रहा हूँ, बाद में एक बार मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा जिससे आपको बार बार इस चीज को मेंशन नहीं करना पड़े और मैं आपके सामने बार बार इन शब्दों को नहीं लिखूं। तो अपन सिंपली कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जितनी भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो सभी फॉलिएटेड रॉक होती हैं। तो सिंपली अपने पास एक क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है कि कौन कौन सी रॉक की कैटेगरी में आती है। तो मोनोमिनरल सेडिमेंट्री रॉक में, पॉलीमिनरल इग्नियस रॉक में और फॉलिएटेड रॉक सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो अपने पास एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से आपको माइंड में रखना है कि किस तरीके से मैं इस क्लासिफिकेशन को समझूंगा। ओके, जब देखें वापस से आप देख सकते हैं मोनोमिनरल, पॉलीमिनरल एंड फॉलिएटेड रॉक किसके बेसिस पर, आपके मिनरल के बेसिस पर। तो देखें मैं इनको मिटा चुका हूँ एंड मिनरल के बेसिस पर अपन अच्छे से इनको याद भी कर चुके हैं। यदि मैं बात करूंगा दूसरा कि यदि इनका केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाए या इनका इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, तो सेकंड अपन बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के लिए। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो अपन समझेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन को। देखें केमिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरीके के अपना क्लासिफाइड किया गया है। जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज सिलीशियस रॉक, दैट इज सिलीशियस rock. The next one is argillaceous rock. यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। एंड द फाइनली इज कैल्सीरियस रॉक, कैल्सीरियस रॉक। जब अपन ने सीमेंट पढ़ा था तो वहां पर इन नामों का जिक्र किया था, आर्जिलिशियस एंड कैल्सीरियस रॉक का। यहाँ पर साथ में अभी अपन सिलीशियस रॉक के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली ऐसी रॉक जिनमें सिलिका प्रीडोमिनेट करती है। प्रीडोमिनेट का मतलब होता है जिसमें सिलिका मेन इंपॉर्टेंस रखती है या मुख्य रूप से मौजूद होती है, प्रेजेंस होती है, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, सिलीशियस रॉक कहते हैं। तो सिलीशियस रॉक अपने समझ में आ चुकी है। ऐसी रॉक जिनमें सिलिका की प्रेजेंस ज्यादा होती है दैट आर कॉल्ड सिलीशियस रॉक, एज वेल एज ऐसी रॉक जिनमें आर्जिल मींस, आर्जिल एक ग्रीक वर्ड है, जिस आर्जिल वर्ड का मतलब होता है क्ले। ऐसी रॉक जिनमें क्ले कंटेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्जिलिशियस रॉक। और ऐसे
रॉक्स जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं कैल्सीरियस रॉक। CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं कैल्सीरियस रॉक। सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी रॉक्स आती हैं। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले सिलीशियस रॉक। तो अपन कह चुके हैं कि सिलिका मीन्स SiO2 प्रीडोमिनेट तो सिंपली पता चला है कि सिलीशियस रॉक में सिलिका प्रीडोमिनेट करती है। यदि मैं इसके एग्जाम्पल के लिए बात करूंगा तो देखें, सिलिका से ही सिंपल ही बात समझ में आती है कि सैंडस्टोन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सैंडस्टोन साथ में जो दूसरा जो एग्जाम्पल होगा दैट इज क्वार्ट्जाइट एंड द नेक्स्ट वन इज, देखिए आपको समझ में आया है कि इसके एक एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, दूसरा आपका एग्जाम्पल है क्वार्ट्जाइट एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट। तो अब देखिए मैं सिंपली यहाँ से एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इनको याद रखूँगा। तो देखें बेसिकली अगर अपन बात करें, अभी मैं पहले बता चुका हूँ जितनी भी मोनोमिनरल रॉक होती हैं सारी सेडिमेंट्री, जितनी पॉलीमिनरल होती हैं वो इग्नियस, जितनी फॉलिएटेड रॉक होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ सिलीशियस रॉक की, तो देखें सिलिका प्रीडोमिनेट करने का मतलब है सिलिका मुख्य रूप से मौजूद होता है। तो सिलिका से सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा सैंडस्टोन। अब आपको बात ये समझनी है कि किस तरीके से याद रखना है मुझे। तो मैंने अगर आपको ध्यान है, आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा आपको कि सिलीशियस रॉक का जो मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक में सबसे पहला एग्जांपल लिखाया था दैट वाज सैंडस्टोन। तो मैंने सैंडस्टोन लिखाया था। तो ये आपकी कैसी रॉक है? दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं याद करने के, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। यदि मैं बात कर रहा हूं क्वार्ट्जाइट की, तो अभी मैं आपको आगे जब आपको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, अभी मैंने आपको बस नाम मेंशन किया है मेटामॉर्फिक रॉक। आगे जब मैं उसके एग्जांपल बताऊंगा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सैंडस्टोन ही कैसे एक टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर आगे जाके क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाती है। और इस चेंज होने के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और रॉक को, जो बनने वाली नई रॉक को अपन मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो उससे अपन फाइनली क्वार्ट्जाइट रॉक को अपन क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। ये भी आपको याद हुआ कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। साथ में ये भी पता चला कि सैंडस्टोन आगे जाकर टेम्परेचर और प्रेशर पर क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको याद करने के लिए और भी इजीनेस अपने पास क्रिएट हो चुकी है। द लास्ट वन इज ग्रेनाइट। तो अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट की, तो मैंने आपको लिखाया था कि इग्नियस रॉक का जो सीक्वेंस याद कराया था, द फर्स्ट वन वाज ग्रेनाइट, देन डोलेराइट, देन ट्रैप, देन बेसाल्ट। तो सिंपली याद हो चुका है ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। चार अपने एग्जांपल याद हो चुके हैं अच्छे से। तो देखेंगे कि जो ग्रेनाइट है मैंने आपको सबसे पहले नंबर पे लिखाया था और सीक्वेंस याद कराया था ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे कि ग्रेनाइट कैसी रॉक होगी? आपकी इग्नियस रॉक हो चुकी है, दैट इज इग्नियस रॉक। तो सिंपली अपने एक चीज समझ में आ चुकी है कि सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, क्वार्ट्जाइट इज मेटामॉर्फिक रॉक एंड ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक। तो तीनों रॉक्स के बारे में अपने को अच्छे से पता चल चुका है। तो सिंपली अपन समझ चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूंगा आर्जिलिशियस रॉक के लिए, तो देखें मैं यहाँ पर इस चीज को समझने के बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अपन जान चुके हैं कि इसके एग्जाम्पल अपन कैसे याद रखेंगे। जहां पर सिलिका प्रीडोमिनेट करेगी उसे हम सिलीशियस रॉक बोलेंगे। बात करूंगा आर्जिलिशियस रॉक के लिए, तो जहां पर क्ले प्रीडोमिनेट करेगी, मीन्स क्ले सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होगी, उसे हम कहेंगे कि वो आर्जिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल है, आर्जिलिशियस रॉक का एक पार्ट है। प्रीडोमिनेट, तो यहाँ पर क्ले प्रीडोमिनेट्स करती है। बात यहाँ पर साथ में आपको बता देता हूँ, जो सिलीशियस रॉक होती हैं वो हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं। जितनी भी सिलीशियस रॉक होती हैं वो सभी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं। एंड जितनी भी आर्जिलिशियस रॉक होती हैं वो भी आपकी हार्ड एंड ड्यूरेबल तो होती ही हैं, लेकिन साथ में ये रॉक ब्रिटल भी होती हैं। हार्ड एंड ड्यूरेबल बट
ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जो वार्निंग नहीं देता, मीन्स जो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में स्ट्रांग नहीं होता, और फेल होने से पहले वार्निंग नहीं देगा, मीन्स स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी कम होगी आपके ब्रिटल मटेरियल के अंदर। ओके, तो अपने समझ में आ चुका है। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आपको मैं याद करने के लिए कहूँगा ज़रूर कि आपको क्ले से याद रखना पड़ेगा। क्ले नाम से मैं इसके ट्रिक बता रहा हूँ कि क्ले नाम से आप कैसे याद रखेंगे। तो याद रखें, क्ले के आपने सॉइल में 3 मिनरल्स पढ़े होंगे। क्ले मिनरल एक टॉपिक आता है वहाँ पे, तो क्ले मिनरल में 3 मिनरल आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट इज कायोलाइन, एलाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कायोलाइन आपका फर्स्ट क्ले मिनरल होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं उसका भी फर्स्ट पार्ट आपको कायोलाइन लिखना है। कायोलाइन आपको एग्जाम्पल इसका याद रखना है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज लेटराइट, एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज स्लेट। ये इसके अलावा जो भी इसके रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्पल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, कायोलाइन, लेटराइट एंड स्लेट। ओके, द लास्ट वन इज कैल्सीरियस रॉक, मीन्स यहाँ पर CaCO3 प्रीडोमिनेट करेगा। सो आपको ये भी पता चल चुका है दैट CaCO3 प्रीडोमिनेट्स सिंपली। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये रॉक कैसी होती हैं, तो ये भी आपकी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं। तो सिंपली समझ में आ चुका है कौन सी रॉक की, तीनों ही रॉक हार्ड एंड ड्यूरेबल हैं, बट आपकी आर्जिलेशियस रॉक हार्ड एंड ड्यूरेबल बट ब्रिटल होती हैं। तो हार्ड एंड ड्यूरेबल हैं। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइमस्टोन। आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन बोलते हैं जब इसको पानी के संग रिएक्शन करता है तो लाइमस्टोन आपका है। एंड लाइमस्टोन के अलावा आप याद रखेंगे इसका एग्जांपल है मार्बल। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका जब मैं आपको सिलिशियस रॉक बता रहा था, यहाँ पे सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हुआ था, इसी तरीके से आपका लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के थ्रू। इसे भी हम समझेंगे मेटामॉर्फिक रॉक को पढ़ने के टाइम पर। तो ये लाइमस्टोन आपका मार्बल में चेंज हो जाता है आगे जाकर। तो इस तरीके से अपन समझेंगे कि कौन सी रॉक किस तरीके से रिलेट करती है। तो ये आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन, और साथ में हम कैसे कह सकते हैं इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। इसका दूसरा नाम होता है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। तो आपको 2 नाम याद हुए हैं आपको। फर्स्ट The first is on the basis of आपका प्रेजेंस ऑफ मिनरल के नाम पर, एंड द सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। और उसके अपन इस पूरा इसको डिस्क्राइब मैंने कर चुका हूँ किस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। यदि मैं आगे अगर बात करता हूँ कि मिनरल के अकॉर्डिंग बात कर चुके हैं, आपका केमिकल बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं जियोलॉजिकली। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है उसे अपन समझेंगे। तो देखें, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है आपका, उसे हम सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट्स आप इसके देखेंगे। द फर्स्ट इज igneous, the second is sedimentary and the last one is metamorphic। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं igneous rock के लिए, igneous rock, and the second is sedimentary rock, and next is igneous, sedimentary and metamorphic rock। तो सिंपली हमें समझना है कि कौन सी रॉक इग्नियस रॉक होंगी, कौन सी सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ऑलरेडी मैं इनको काफ़ी रिलेट कर चुका हूँ प्रीवियस अपने क्लासिफिकेशन से, लेकिन अब हमें समझना है कि इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है एंड मेटामॉर्फिक रॉक
किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इग्नियस रॉक की। तो देखें, जमीन के अंदर इनसाइड द अर्थ सरफेस जो आपके सिलिकेट्स होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पर पिघल जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से जब वो पिघलते हैं तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो अर्थ सरफेस की तरफ आने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर ठंडा होने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सिलिकेट्स हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो चुके हैं और मेल्ट होने के बाद वो अर्थ सरफेस की ओर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका मेल्टिंग फॉर्म में जो आपके सिलिकेट्स होते हैं, पहली बात है उनका नाम क्या है, तो याद रखेंगे उसे हम कहते हैं मैग्मा या लावा, जिसको अपन बेसिकली कहते हैं। मैग्मा क्या है, आपका जो पिघले हुए सिलिकेट्स हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, दैट आर कॉल्ड मैग्मा। और जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है अर्थ सरफेस की तरफ, तो उसके ठंडा होने पर अलग अलग स्टेट पर, अलग अलग जगह पर जब आपका मैग्मा ठंडा होने लगता है, जब धीरे धीरे उसकी कूलिंग होगी, तो अलग अलग तरीके की रॉक्स वहां पर बनने लगती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इग्नियस रॉक। तो समझ में आया है, इग्नियस रॉक मैग्मा के अलग अलग लेवल पर ठंडा होने की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं इग्नियस रॉक। तो अपने समझ में आ चुका है। अब यदि मैं बात करता हूं कि कौन सी रॉक होंगी जो इग्नियस रॉक के कैटेगरी में आएंगी, तो इसमें इसको भी हम सब कैटेगराइज करते हैं 3 रॉक्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज the first one is plutonic. The first one is plutonic rock. The second one is plutonic rock, hypobasal rock, and the last one is volcanic rock. रॉक। तो आपके तीनों ही रॉक समझ में आई हैं। कौन कौन सी रॉक हैं जो इग्नियस रॉक में कंबाइन की जाती हैं? द फर्स्ट वन इज प्लूटोनिक, हाइपोबैसल एंड वोल्केनिक। तो इन तीनों के बारे में अपन अच्छे से समझने वाले हैं कि कौन सी रॉक कहाँ पर क्या काम करती है, किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपके लिए प्लूटोनिक रॉक की। तो बेसिकली अपन एक एक पॉइंट को समझेंगे कि देखिए प्लूटोनिक रॉक क्या होती है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहले जो जमीन से ज्यादा डेप्थ पर नीचे की तरफ जो मैग्मा ठंडा होगा, तो सबसे नीचे मींस हाई डेप्थ पर, जब हाई डेप्थ पर, कंसीडरेबल हाई डेप्थ पर जब मैग्मा ठंडा होके जिन रॉक को फॉर्म करेगा, उन रॉक्स को हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलेंगे? दैट आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। यदि मैं बात करूंगा कूलिंग की, तो इन रॉक्स की कूलिंग स्लो होती है। स्लो क्यों? क्योंकि जमीन से अभी भी ये नीचे हैं, टेम्परेचर वहां पर कैसा है? हाई है। इस वजह से इनकी कूलिंग कैसी होती है? स्लो होती है। और ये फॉर्म कहां पर होती हैं? ये कंसीडरेबल डेप्थ पर फॉर्म होती है। यदि मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूंगा, तो इनका कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो याद रखेंगे कि इनका कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनकी कूलिंग स्लो होती है और ये जमीन के नीचे ज़्यादा डेप्थ पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती हैं। इसीलिए इनका जो दूसरा नाम है, साथ में आपको मेंशन कर रहा हूँ, इन्हीं रॉक्स का दूसरा नाम होता है इंट्रूसिव रॉक। तो सिंपली आपने समझ में आ चुका है कि प्लूटोनिक मीन्स को सिंपली में कह सकते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जमीन में कंसीडरेबली ज़्यादा डेप्थ पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती हैं। इनकी कूलिंग स्लो होती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है और इनका स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और इनका दूसरा नाम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दैट द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज। यदि मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूँगा तो मैंने आपको एक सीक्वेंस याद कराया था। अगेन द सीक्वेंस इज ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। द फर्स्ट एग्जाम्पल ग्रेनाइट, तो द एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक इज ऑल्सो द ग्रेनाइट। तो इसको आप याद रखेंगे, ये सीक्वेंस याद कराने का यहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि प्लूटोनिक रॉक किस तरीके से काम करती है या प्लूटोनिक रॉक में कैसी फॉर्मेशन, किस तरीके की कूलिंग होगी और क्या कुछ इसके एग्जाम्पल होंगे। तो अपने पास ये समझ में आ चुका है। द सेकेंड इज हाइपोबैसल रॉक। तो याद रखेंगे हाइपोबैसल रॉक वो रॉक होती हैं जो प्लूटोनिक से थोड़ा ऊपर आके, मीन्स प्लूटोनिक रॉक के बनने के बाद भी जो मैग्मा
इससे ऊपर आ रहा है, मींस शैलो डेप्थ पर जब ठंडी होती है मैग्मा, तो उस टाइम पर जो रॉक फॉर्मेशन होती है दैट आर कॉल्ड हाइपोबैसल रॉक। और ये हाइपोबैसल रॉक का जो कूलिंग होगी वो मॉडरेट होगी। कूलिंग इज मॉडरेट मींस आपके जो आपका फंक्शन है मींस जो प्लूटोनिक रॉक है उनसे थोड़ी फास्ट होगी, लेकिन वॉल्केनिक रॉक से थोड़ी सी स्लो होगी। सो आपकी कूलिंग इज मॉडरेट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, okay, so the example of hypobasal rock are, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मैंने आपको सीक्वेंस याद करा, ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रैप, बेसाल्ट। तो सेकंड एग्जाम्पल इज डोलेराइट एंड द डोलेराइट इज द एग्जाम्पल फॉर हाइपोबैसल इग्नियस रॉक। तो हाइपोबैसल इग्नियस रॉक फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हुए सैलो डेप्थ पर मैग्मा के कूलिंग होने की वजह से बनती है। इनकी कूलिंग थोड़ी मॉडरेट होती है और इसका एग्जांपल है डोलेराइट। द लास्ट वन इज वॉल्केनिक रॉक। तो वॉल्केनिक या वॉल्केनो से पता चल रहा है, वॉल्केनो हम बोलते हैं ज्वालामुखी को जब कूलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, या फिर अपन कह सकते हैं जैसे जैसे सिलिकेट्स ऊपर बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वॉल्केनिक रॉक तब फॉर्म होती हैं जब अर्थ सरफेस पर आके सिलिकेट्स वॉल्केनो के रूप में फटते हैं, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो होता है और उसके बाद जो सिलिकेट्स बाहर निकलते हैं अर्थ सरफेस पर, और वहां पर जो कूलिंग होगी उस मैग्मा की, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशन। सो वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशन या कह सकते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो इरप्शन। सो द कूलिंग इज फास्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस करें, द कूलिंग इज फास्ट। स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, सो फाइन ग्रेन्ड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। यदि अपन बात करें इनका दूसरा नाम, तो जिस तरीके से जब अर्थ सरफेस के काफी ज्यादा इनसाइड जब कूलिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, और यदि आपका अर्थ सरफेस के आउटसाइड मीन आउट सरफेस के ऊपर जब आपकी रॉक फॉर्मेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। तो इसे हम बोल चुके हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो सिंपली आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कौन सी रॉक अपना क्या काम करती है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो अपने पास समझ में आ चुके हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूँ तो मैंने आपको याद कराया है ग्रेनाइट, डोलेराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। सो बचे कुछ जो दोनों एग्जाम्पल हैं ट्रैप एंड बेसाल्ट, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं आपके वॉल्केनिक इग्नियस रॉक के। तो वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, हाइपोबैसल एंड प्लूटोनिक की फॉर्म में अपन इग्नियस रॉक को अच्छे से समझ चुके हैं। इग्नियस रॉक सिलिकेट्स के पिघलने के बाद जो मैग्मा बनता है उसके अलग अलग डेप्थ पर कूलिंग के बाद बनती है आपकी इग्नियस रॉक, जो कि तीन फॉर्म्स में प्लूटोनिक, हाइपोबैसल एंड वॉल्केनिक। तीनों के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो आपके सबसे पहले ग्रेनाइट, डोलेराइट एंड बच्चे कुछ ट्रैप एंड बेसाल्ट आपके वॉल्केनिक के एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट रॉक को अपन जो आपका वॉल्केनिक प्लूटोनिक रॉक है उसको अपन इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं, एंड आपकी वॉल्केनिक रॉक को हम एक्सट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं। इसका यदि मैं प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यदि अपन देखें हाइपोबैसल का तो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यदि हम देखेंगे वॉल्केनिक का तो फाइन ग्रेन नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका होता है। तो अच्छे से हम समझ चुके हैं कि आपकी इग्नियस रॉक क्या होती है। अब यदि देखें मैं आगे बात कर रहा हूं सेडिमेंट्री रॉक की, तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, ऐसी रॉक जिनका मीन्स हम सिंपली समझेंगे ऐसी रॉक जिनका सेडिमेंटेशन होता है किसी भी एक वेदरिंग एजेंसी की वजह से। मीन्स क्या होता है, जब कोई भी एक आप समझ सकते हैं कि आपने सॉइल में अपन पढ़ते हैं अपहीव पढ़ते हैं। अपहीव मीन्स जब एक जगह से बहुत सारी सॉइल या पार्टिकल्स उठ के दूसरी जगह पर विद द हेल्प ऑफ एजेंसीज इन केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग के थ्रू जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे अपहीव कहते हैं। सेम इसी तरीके से जब तेज हवाएं या फिर जब हाई वेलोसिटी विंड जब चलती हैं तो कटिंग ऑफ स्टोन या कटिंग ऑफ रॉक जब होती है तो उस टाइम पर पार्टिकल ऑफ रॉक
उड़कर या किसी भी एक वेदरिंग एजेंसी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर आकर जब इकट्ठे होने लगते हैं लेयर्स की फॉर्मेशन के रूप में, तो उन्हें हम सेडिमेंटेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और उन रॉक्स को जो बनने वाली जो रॉक होती है उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सिंपली मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि these rocks are formed with the help of weathering agencies like wind, water, rainfall, glaciers, etc। तो आपके समझ में आ चुका है कि ग्लेशियर, रेनफॉल, विंड, वाटर या एयर, या इन सब की वजह से, एयर भी इसके एग्जाम्पल हो सकता है, एयर, ETC, इन सभी के कारण जो पार्टिकल होते हैं रॉक के वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जब वो सेडिमेंट होंगे या फिर वो सेट हो जाएंगे तो एक लेयर फॉर्मेशन के रूप में एक नई रॉक का वो कंस्ट्रक्शन करते रहे, नई रॉक को वो बनाते रहते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। एंड इसके एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि सैंडस्टोन, सबसे पहले जब हमने बात करी थी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटराइट या लिग्नाइट, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स होंगे जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपने समझ में आ चुका है कि सेडिमेंट्री रॉक क्या है। अब फाइनली मैं बात करने वाला हूं मेटामॉर्फिक रॉक के लिए। तो देखें मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। ये सिंपली जो हम पढ़ चुके हैं इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक दोनों में जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जब ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, कौन सी रॉक, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, जब एक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट अप हो जाएंगी तो अपने पास जो रॉक बनेगी दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनी है वो अपन देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है इन टेम्परेचर प्रेशर की वजह से इन रॉक्स के, इन दोनों रॉक्स के नई रॉक में चेंज होने का, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म एंड द रॉक आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसके एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं कि कौन सी रॉक कहां पर चेंज होती है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका यदि मैं सबसे पहले बात करूंगा सैंडस्टोन, तो आपका सैंडस्टोन चेंज होता है क्वार्टजाइट में, जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर रहे थे जब हम पढ़ रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखेंगे सैंडस्टोन आपका चेंज होता है क्वार्टजाइट के अंदर। यदि मैं बात करता हूं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट होता है आपका ग्नीज में चेंज, ग्रेनाइट ग्नीज में चेंज होता है। आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आपका चेंज होता है मार्बल में। आपका शेल चेंज होता है स्लेट के अंदर, सेल होता है आपका स्लेट के अंदर। एंड बेसाल्ट आपका चेंज होता है एम्फीबोलाइट के अंदर, एम्फीबोलाइट। तो सिंपली ये आपको जो जनरल एंड इंपॉर्टेंट 5 आपके एग्जाम्पल हैं वो याद करने हैं कि सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हुआ है, ग्रेनाइट ग्नीज में चेंज हुआ है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हुआ है, शेल स्लेट में चेंज हुआ है एंड बेसाल्ट एम्फीबोलाइट के अंदर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन समझते हैं कि इसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। टोटली क्लासिफिकेशन हम सैंड जो स्टोन होते हैं उनका समझ चुके हैं और बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब आप एग्जाम में कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम्पल आता है, बेसिकली बहुत अच्छे से आप वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी अपन यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम स्टोन के संग क्लासिफिकेशन देख पाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ टिम्बर। तो देखेंगे हम जिस तरीके से हमने प्रोसेस ऑफ टिम्बर पढ़ा था इसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्टोन।
तो प्रोसेस ऑफ स्टोन में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होंगी या रिलेट करेंगी आपके टिम्बर से, कि सबसे पहले वहाँ पर अपन करते थे कि हम कैसे ऑब्टेन करेंगे टिम्बर को, मींस फॉलिंग ऑफ टिम्बर। इसी तरीके से यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ टेकन आउट द स्टोन फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड क्वेरिंग। सो सबसे पहले अपन जो प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज क्वेरिंग, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ कि देखिए क्वेरिंग क्या होता है, टेकिंग आउट द स्टोन फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड क्वेरिंग। तो अपन सिंपली बोलेंगे प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द स्टोन फ्रॉम द रॉक से स्टोन को टेकन आउट या बाहर निकाल की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्वेरिंग कहलाती है। एंड क्वेरिंग के काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं अगर एक दो एग्जांपल आपको बताऊं तो आपका एक हो सकता है एक्सप्लोजिव मेथड, या बहुत सारे जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक्सप्लोजन मीन्स जैसा कि आपने देखा होगा कई जगह पर कि कई जगह पर अपन जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं, डायनेमाइट होते हैं, उसका यूज़ करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से जो स्टोन जो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डायनेमाइट के थ्रू चेंज करके उनका यूज अपन या उनको क्वेरिंग की जाती है। या फिर कई बार अपन जो जितने भी अपने फ्यूल मटेरियल मीन्स जितने भी घास के तिनके या पत्ते वगैरह जितने भी होते हैं उनको इकट्ठा करके किसी एक रॉक की सरफेस पर बिछा दिया जाता है और उसमें कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए वहाँ पर अपन फायर अप करते हैं। उसको आग लगाने के बाद उसका ऊपर का सरफेस बहुत सॉफ्ट हो जाता है एंड देन उसके बाद हम उसको अच्छे से क्वेरिंग कर पाते हैं। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं क्वेरिंग के, लेकिन ये इतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू अपन बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं इसके मेथड्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता रहा है वो है आपका टूल, कि एज अ कौन सा टूल है जो कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन में काम आता है, दैट इज कॉल्ड जंपर। तो आप इसको याद रखेंगे कि जंपर एक ऐसा टूल है जो कि आपका काम आता है, जो क्वेरिंग के लिए वह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अपन अगर सेकंड प्रोसेस ऑफ स्टोन की अगर अपन बात करें दैट इज सीजनिंग, जिस तरीके से हम टिम्बर में भी कर रहे थे, द सीजनिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग ऑफ स्टोन। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर स्टोन के, जो कि एग्जाम में आपसे बस इसके प्रोसेस के नाम पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे एग्जाम में टूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखें सीजनिंग ऑफ स्टोन भी सेम वैसे ही है जैसे हम पढ़ा करते थे आपका टिम्बर के बारे में। तो टिम्बर में आपको याद है कि 10 से 12% वहाँ पर अच्छी सीजनिंग को माना जाता है जब तक उसमें 10 से 12% पानी की मात्रा रह जाती है। ओके, तो सीजनिंग ऑफ स्टोन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए जब अपन टेकन आउट कर लेते हैं, जब क्वेरिंग कर लेते हैं स्टोन की, तो उसमें कुछ मॉइस्ट प्रेजेंस होता है जिसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्ट उसमें रखना भी ज़रूरी है क्योंकि वो ड्रेसिंग के टाइम पर बहुत हेल्प करने वाला है हमारी। क्योंकि जब हम उसकी शेप को चेंज करेंगे और यदि उसमें मॉइस्चर कंटेंट हमने टोटली उसको ड्राई आउट कर दिया है, टोटली उसको सुखा दिया है, तो वहाँ पर जब अपन उसकी ड्रेसिंग करेंगे तो हार्ड स्टोन होने की वजह से हम अच्छे से उसकी ड्रेसिंग नहीं कर पाएंगे और वो हम जिस पोजीशन में उसको मोल्ड करना चाहते हैं वहाँ वो नहीं हो पाएगा। तो सीजनिंग ऑफ स्टोन में अपन सिंपली क्या देखते हैं कि इसको वेल सीजनड स्टोन बनना चाहिए, वेल सीजनड स्टोन। तो वेल सीजन स्टोन इसको बनना चाहिए। यदि मैं बात करूं सीजनिंग की तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज 6 to 12 मंथ्स। तो 6 से 12 महीने इसकी सीजनिंग की जाती है और ये नेचुरल सीजनिंग होती है। बहुत रेयरली इसकी आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग होती है, बहुत रेयरली। तो अपनी सीजनिंग के बारे में समझ चुके हैं, क्या है इनके क्राइटेरिया। अपन वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में भी समझेंगे जब मैं टेस्ट ऑफ स्टोन आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक अपने अभी समझ में आ चुका है सीजनिंग क्या चीज़ है। यदि मैं थर्ड अगर अपन बात करते हैं ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, तो सिंपली जब हम किसी स्टोन को शेप एंड साइज प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ड्रेसिंग। तो मैं बात कहूँगा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की, तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर शेप एंड साइज, प्रॉपर शेप एंड साइज इज कॉल्ड ड्रेसिंग।
सो ड्रेसिंग अपने समझ में आया है कि ड्रेसिंग क्या होती है। ड्रेसिंग के लिए भी आपके काफ़ी सारे टूल्स यूज़ में आते हैं जिनको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। क्रॉस कट शॉ क्या होता है, स्पेलिंग हैमर क्या होता है, उनके बारे में अपन एक इंपॉर्टेंट नोट में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टूल यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, हार्ड स्टोन के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा, या आपको सॉफ्ट स्टोन की ड्रेसिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ किया है। तो ड्रेसिंग आपके समझ में आया है कि एक प्रोसेस है एक स्टोन को प्रॉपर शेप एंड साइज देने की, तो अपने ये समझ में आ चुका है। यदि अपन यहीं पर इंपॉर्टेंट नोट में यदि मैं आपसे एक बात करता हूँ इंपॉर्टेंट नोट में कि सीजनिंग कब की जाएगी, इसकी ड्रेसिंग कब की जाएगी, तो ध्यान रखेंगे जब स्टोन की सीजनिंग हो रही होती है उसी टाइम पर स्टोन की ड्रेसिंग की जाती है। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर टोटली सीजन या अच्छे से सीजन हो जाता है आपका स्टोन, तो यदि उस टाइम पर आपने ड्रेसिंग नहीं की तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अपने टूल्स के साथ जब आप उसकी ड्रेसिंग करने वाले होगे। तो अगर मैं सिंपली बात करूं तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ये आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सीजनिंग ड्रेसिंग इज डन ड्यूरिंग द सीजनिंग। ड्रेसिंग जो होगी वो आपकी सीजनिंग के टाइम पर की जाएगी। ओके, अभी अपन आगे देखेंगे प्रोसेस के बाद, प्रोसेस ऑफ स्टोन अपन देख चुके हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि टेस्ट ऑफ स्टोन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से स्टोन के टेस्ट अपने इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कौन सा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपन जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज टेस्ट ऑफ स्टोन। टेस्ट ऑफ स्टोन, तो सबसे पहले जो अपन टेस्ट करने वाले हैं दैट इज एसिड टेस्ट। फर्स्ट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब अपन फास्ट देखते हैं टेस्ट को कि 0.5 न्यूटन से जब 1 न्यूटन सैंपल को हम HCl के सॉल्यूशन में जब हम 7 डेज के लिए इसको पुट करते हैं और पुट करने के बाद यदि एज ऑफ स्टोन ब्रोकन, यदि इसके एज ऑफ स्टोन जो होते हैं वो ब्रॉक हो जाते हैं तो वो पुअर वेदरिंग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली अपने क्या समझ में आया है कि जब 0.5 न्यूटन से 1 न्यूटन स्टोन सैंपल को जब HCl के सॉल्यूशन में 7 दिन के लिए रख देते हैं और यदि उसके एज स्टोन के जो किनारे होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, यदि ब्रोकन होके उस सॉल्यूशन में मिल जाते हैं तो उसको अपन बेसिकली कहते हैं कि वहाँ पर स्टोन की वेदरिंग रेजिस्टेंस मींस एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी कमज़ोर है और वो कमज़ोर है वेदरिंग एजेंसीज में। तो अपन सिंपली यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये टेस्ट सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन के लिए वैलिड नहीं होता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो आपका पाउडर फॉर्म चेंज हुआ है, जब आपने सॉल्यूशन को HCl सॉल्यूशन में डाला और उसके जब किनारे टूटे तो वो किनारे जब टूट के एक पाउडर फॉर्म में एक सॉल्यूशन के अंदर जब मिक्सअप हो रहे हैं तो वो पाउडर CaCO3 को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से इसकी पुअर वेदरिंग प्रॉपर्टी दिखाई गई। तो ये टेस्ट सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो सिंपली अपने टेस्ट समझ में आ चुका है किस तरीके से हम इसको करते हैं और क्या इसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो सबसे द फर्स्ट इज एसिड टेस्ट, द नेक्स्ट वन इज एट्रीशन टेस्ट। तो सिंपली हम इसे देखते हैं कि एट्रीशन टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी कौन सी मशीन इसमें यूज़ की जाती है, कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका बेसिकली यूज़ क्या है। तो वियर ऑफ स्टोन इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एट्रीशन टेस्ट करते हैं। वियर ऑफ स्टोन मीन्स कि कोई भी स्टोन बिना फेल हुए अपने ऊपर कितने लोड को बियर कर सकता है, और तो उसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं एट्रीशन टेस्ट से। यदि मैं इसके एपरेटस की बात करता हूँ
एपरेटस, तो इसमें डेविल एट्रीशन टेस्टिंग मशीन, डेविल एट्रीशन टेस्टिंग मशीन यहाँ पर काम में आएगी या काम में ली जाएगी, जो कि आपके वियर ऑफ स्टोन को फाइंड आउट करेगी। तो देखिए इस टेस्ट में जब हम इसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो आपके सामने परसेंटेज वियर की वैल्यू निकल के आती है, द परसेंटेज वियर दैट इज लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100। तो आपके समझ में आया है कि एट्रिशन टेस्ट वियर ऑफ स्टोन के पर्पज से किया जाता है। एपरेटस इज डेविल एट्रिशनिंग टेस्टिंग मशीन and the percentage wear how we will find, so the loss in weight upon initial weight into 100 means जो इसमें जो सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं 34 एंड 20 सेंटीमीटर के दूसरे से इंक्लाइन होते हुए, वहाँ पर जब उनको रोटेट किया जाता है और उस समय जो एट्रीशन लगता है या फिर उस जगह पर जो लोड की वजह से जो आपका स्टोन है उसके वेट में जो कमी आती है उसको अपन कहेंगे यहाँ पर लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट। इनिशियली फाइनली उसका जो इनिशियल उसका वेट क्या था स्टोन सैंपल का वो, एंड उसको ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने परसेंटेज वियर की वैल्यू फाइंड आउट होती है स्टोन के लिए। एंड परसेंटेज वियर की जो वैल्यू है स्टोन के लिए वो कभी भी 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास एट्रिशन टेस्ट भी अपने समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टेस्ट इज हार्डनेस टेस्ट। The next and the very important test is hardness test. So the third test is hardness test. तो हम हार्डनेस टेस्ट के बारे में अभी समझते हैं अच्छे से कि हार्डनेस टेस्ट क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए सबसे पहले कि इसका पर्पस क्या है, ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन मीन्स कि जब किसी जगह पर स्टोन को, जिसको फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में आपने स्टोन को यूज़ किया है एज एग्रीगेट, और जब इसके ऊपर से डेली ट्रैफिक जब इसके ऊपर से गुजरेगा, डेली जो व्हीकल्स इसके ऊपर से पास आउट होंगे, उनकी वजह से इस स्टोन के वेट में कोई ना कोई कमी होने वाली है, क्योंकि ये डेली घिसता रहेगा उस वेट की वजह से और उस रोलिंग लोड की वजह से, तो इसके वेट में भी कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। तो सिंपली हम रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। उसी के रेजिस्टेंस कितना रेजिस्ट कर पाएगा अपना स्टोन एब्रेशन के अगेंस्ट में, उसी को फाइंड आउट करने के लिए अपन हार्डनेस टेस्ट को यूज करते हैं। यहीं पर अगर अपन बात करें सिंपली हार्डनेस क्या होती है, तो अपन सिंपली कहते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग ऑफ स्टोन। तो सिंपली अपन इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करें तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है उसे भी हम सिंपली यदि किसी एक स्टोन को यदि अपन नाइफ से या किसी नेल से, आर्टिफिशियल नेल से यदि उसको स्क्रैच करते हैं और यदि उस पर स्क्रैच क्रिएट नहीं होते हैं तो उसे हम कहते हैं हार्ड स्टोन या अच्छा स्टोन की कैटेगरी में उसे मानते हैं, और यदि स्क्रैच हो जाता है तो हम उसे पुअर हार्डनेस कैटेगरी में लेके जाते हैं। तो अपने पास ये समझ में आया कि कौन से टेस्ट को अपन यूज़ करते हैं हार्डनेस के लिए। तो सिंपली यदि मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका एपरेटस कौन सा आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एपरेटस की फॉर्म में डोरी टेस्टिंग मशीन यूज़ की जाती है स्टोन की हार्डनेस फाइंड आउट करने की। तो अपन कहेंगे इसके लिए डोरी टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द हार्डनेस और अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एब्रेशन फॉर स्टोन। तो अपने लिए समझ में आ चुका है। यदि मैं आपके सामने बात करता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम, स्पेसिफाइड इन ग्राम अपॉन
3। तो आपके सामने एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है कि यदि मैं बात करता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की, और इसी से अपन फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा स्टोन कितना ज़्यादा हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, तो अपने पास समझ में आया है कि कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम अपॉन 3। तो अपने पास यहाँ पे समझ में आ चुका है कि इसकी क्या वैल्यू होंगी। यदि मैं यहीं पर बात करता हूँ एक टेबल से कि इसकी वैल्यूज़ को कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अपन इसको समझेंगे कि COH की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर हार्डनेस का नेचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे नेचर ऑफ स्टोन, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो सिंपली अपन बात करते हैं, यदि किसी जगह पर किसी स्टोन का कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस यदि 14 से या 14 से कम है तो उसे हम बोलेंगे सॉफ्ट स्टोन, दैट इज सॉफ्ट स्टोन। यदि किसी स्टोन का कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 to 17 है तो उसे हम बोलेंगे मीडियम या मॉडरेट हार्ड स्टोन, दैट इज मॉडरेट हार्ड स्टोन। और यदि कोई स्टोन का कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 70 से एक्सीड कर जाता है, 70 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे वेरी हार्ड स्टोन, वेरी हार्ड स्टोन। तो अभी अपने समझ में आ चुका है कि कौन सा स्टोन कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, सिंपली अपन समझ चुके हैं। दूसरी चीज़ कि यदि अपन यूज़ करें कि कहाँ पर स्टोन की हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा स्केल अपन यूज़ करते हैं, तो याद रखेंगे दैट इज मोहो स्केल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द हार्डनेस ऑफ एनी स्टोन। तो अपने समझ में आ चुका है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइब्रेशन और रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग इज कॉल्ड हार्डनेस, और इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं डोरी टेस्टिंग मशीन से। यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू आपकी लॉस इन वेट इन ग्राम, दैट इज अपॉन 3, दैट इज subtracted from the 20, so the finally there is 20 minus loss in weight in gram upon 3, and this table represent the nature of stone, means if the coefficient of hardness is less than 14 it is called soft stone, if it is lies between the 14 into 17 it is called moderate hard stone, and if it is greater than 17 or exceed from 17 it is there is the nature of the stone is very hard stone form. So हम यहाँ पे समझ चुके हैं स्टोन के बारे में। यदि अपन बात करते हैं कि हार्डेस्ट स्टोन इन द पर्पस फॉर हार्डनेस इज डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक, डायमंड इज हार्डेस्ट रॉक, हार्डेस्ट रॉक। यदि अपन बात करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की, तो कॉफिशिएंट हार्डनेस फॉर डायमंड इज 10। सो कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का भी अपने को पता चल चुका है। साथ में सिंपली अपन ये भी कह सकते हैं कि इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में अपना स्टोन या फिर अपना डायमंड स्टोन कभी भी नेल या किसी भी सिचुएशन में स्क्रैच नहीं होता है। इसीलिए इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एंड हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से भी ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा शाइन करता रहता है। तो अपने पास हार्डनेस टेस्ट के बारे में भी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट हो चुकी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से हम इसे समझ चुके हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टेस्ट होगा दैट इज टफनेस टेस्ट। द नेक्स्ट टेस्ट इज टफनेस टेस्ट, that is toughness test. The fourth test is toughness test. तो देखें टफनेस टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यदि टफनेस टेस्ट आता है किसके लिए किया जाता है, तो सिंपली आप कहेंगे इम्पैक्ट के लिए, इम्पैक्ट लोडिंग के लिए। यदि आपके पास आता है कि इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आप आंसर अप करेंगे वहाँ पर टफनेस के लिए। तो दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा है कि टफनेस इज डन फॉर टफनेस इज डन फॉर इम्पैक्ट टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट इज डन फॉर टफनेस। तो यहाँ पर अपन यहाँ इस जगह पर भी अपन टफनेस इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली पहले मैं लिखता हूँ इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो इसको हम यूज़ करते हैं इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, इम्पैक्ट लोडिंग। तो अपने ये चीज़ समझ में आई है कि हम टफनेस टेस्ट किसके लिए करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसे इम्पैक्ट लोडिंग के लिए। और यदि यहाँ पर भी मैं टफनेस इंडेक्स को फाइंड आउट करता हूँ कि किस तरीके से किस वैल्यू पर अपना स्टोन सॉफ्ट होगा, कहाँ पर अपना स्टोन टफ होगा, किस जगह पर अपना स्टोन मॉडरेट होगा, तो इसे हम एक टेबल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने को देखना होगा। तो मैं सिंपली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक टेबल, और इस टेबल में
हम समझेंगे कि यहाँ इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा या इम्पैक्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी एंड नेचर कैसा होगा। तो यदि सिंपली अपन सबसे पहले बात करें कि यदि आपका इम्पैक्ट इंडेक्स यदि 13 से कम है तो उसे हम सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में रखेंगे। सॉफ्ट स्टोन मींस वो इम्पैक्ट लोड को अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा, यदि अपन बात करें कि यदि ये वैल्यू 13 to 19 में लाई करती है तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट स्टोन। और यदि कहीं पर अपना इम्पैक्ट इंडेक्स 19 से एक्सीड होता है उसे हम कहेंगे वेरी टफ स्टोन। तो यहाँ पर ये डाटा ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टफनेस टेस्ट इज डन फॉर इम्पैक्ट लोडिंग एंड द इम्पैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ impact index we decide the nature of stone, that is in the sequence of that if impact index is less than 13 then the nature of stone is soft stone. If it is lies between 13 to 19 it will be the moderate tough stone, and if it is exceed from 19, if the impact index exceed from 19 then it is called very tough stone. तो यहाँ पे अपन टफनेस इंडेक्स के बारे में ही अच्छे से, टफनेस टेस्ट के बारे में अपन अच्छे से समझ चुके हैं। अपन अब अगले टेस्ट के बारे में देखते हैं, that is water absorption test, and this is the very important test for stone, क्योंकि जब हम ड्रेसिंग कर रहे होंगे या स्टोन अपना यूज हो रहा होगा किसी भी एक स्ट्रक्चर में, स्टोन मैसनरी में, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये बात कि उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, क्योंकि उसकी वजह से स्टोन की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो सिंपली हम समझेंगे द नेक्स्ट टेस्ट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो सिंपली हम यहाँ पर स्टोन की WAC मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फॉर्मूला लेके चलता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा और साथ में बाद में आपको डाटा भी रिप्रेजेंट करूंगा कि क्या डाटा होना चाहिए। तो सिंपली देखेंगे अपन, दैट इज W2 माइनस W1 अपॉन W1 into 100, that is WAC. So the WAC is W2 minus W1 upon W1 into 100। तो यदि मैं बात करूंगा कि W2 क्या है, W1 क्या है, तो सिंपली अपन इसको देखते हैं कि W1 क्या होगा आपका, where W1 is initial weight of stone, the W2 is weight of stone after immersion in water for 72 hours, sorry, that is for 24 hours। सो सिंपली हमें समझ में पता चला है कि सिंपली किया क्या है हमने कि एक स्टोन सैंपल लिया है, स्टोन सैंपल को पहले उसका वेट कर लिया, जब तक हमने उसको वाटर में इमर्ज नहीं किया है उससे पहले उसका वेट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल वेट ऑफ द स्टोन और द ड्राई वेट ऑफ द स्टोन, एंड आफ्टर इमर्जिंग इट इन द वाटर फॉर 24 hours and after taking out from the water after 24 hours if we weight it, that is the W1 W2। एंड नाउ फाइनली हम जानते हैं कि जब वाटर में इसको अपने इमर्ज किया है 24 घंटे के बाद हमने इसको टेकन आउट किया है, बाहर निकाला है, तो इसका वेट ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, जिसको अपन समझ चुके हैं। तो यदि मैं बात करूंगा कि WAC वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगी, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस फॉर्मूले से कि W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100 जब मैं इसको करूंगा तो W2 W1 अपने समझ में आ चुका है। यहाँ से मुझे परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अपने को मिलने वाली है कि इसकी क्या होने वाली है। तो रिजल्ट के फॉर्म में यदि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आपके लिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कितनी होनी चाहिए एक अच्छे स्टोन के लिए। सो मैं लिखूंगा फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन WAC should not be greater than 5%।
कि किसी स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मैं मान लेता हूं कि स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो अपने पास समझ में आ चुका है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है या फिर फाइनली इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अपने पास समझ में आ चुका है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट। अब अपन बात करेंगे इसके क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। तो सिंपली अपन बात करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट अपन कर रहे हैं जिस तरीके से अपन सीमेंट में यूज करते हैं। तो सीमेंट का क्यूब हम बनाते हैं 70.6 बाय 70.6 बाय 70.6। यदि अपन टेस्ट करते हैं कंक्रीट का तो वहाँ क्यूब बनाते हैं अपन 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। इसी तरीके से जब हम क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे स्टोन के लिए तो वहाँ पर जो आपका साइज ऑफ क्यूब होगा दैट इज ऑफ 40 mm, 40 mm एंड 40 mm। L is 40 mm, B is 40 mm and H is also 40 mm। So the sample जब अपन यूज कर रहे हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए तो वहां पर आपको पता चलना चाहिए कि आपका सैंपल का साइज क्या है या फिर आप कितने सैंपल वहां यूज करेंगे। तो सिंपली मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 सैंपल आप यूज करेंगे, 3 सैंपल ऑफ स्टोन ऑफ साइज 40 mm बाय 40 mm बाय 40 mm। तो 3 सैंपल आप यूज करेंगे 40 mm, 40 mm एंड 40 mm के किसके अंदर, क्रशिंग टेस्ट ऑफ स्टोन के अंदर। अब अपने पास समझ में आ चुका है कि 3 सैंपल आपने प्रिपेयर कर चुके हैं। उसके बाद इनको कितने आवर्स के लिए आपको रखना है वाटर में, तो आप याद रखेंगे इन सैंपल्स को आपको 72 आवर्स के लिए इमर्जन करके रखना है, इमर्जन इन वाटर। देन उसके बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे तब इसको आपको CTM मशीन में यूज करना है एंड 13.72 प्रेशर पर तब आपको इसकी जो स्ट्रेंथ मिलेगी दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिंग और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। तो सिंपली मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन में आपको 3 सैंपल प्रिपेयर करने हैं जिनका साइज 40 mm बाई 40 mm बाई 40 mm होने वाला है और उसको जब आप 72 आवर्स के लिए वाटर में इमर्ज करके रखेंगे तो वहां पर जब उसके इमर्ज करने के बाद एंड अब जब उसको टेकन आउट करेंगे एंड CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जब उसको आप रखेंगे तो वहां पे 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू से आप जब उस पर प्रेशर या कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो उस जगह पर उसकी स्ट्रेंथ आपको जो मिलेगी वो 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके रिजल्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूं। इसका जो रिजल्ट है तो रिजल्ट अपन देखेंगे कि फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन compressive strength should not be less than 100 MPa। कि एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। और ये एग्जाम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आपके समझ में आ गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैसे किया जाएगा। तो जितने भी टेस्ट अपन धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं अभी जो आपका द टेस्ट या फिर अपन सिंपली इसको एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, या सिंपली कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक अच्छे स्टोन की क्या होनी चाहिए। तो अपन इसको लिख लेते हैं टेस्ट फॉर्म में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। तो इसे हम देखते हैं एक बार अच्छे से तो समझें। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन varies from 2.5 to 3.0।
and we very well known that specific gravity is a unitless parameter, so we have not any unit with 2.5 to 3.0. तो अपने सिंपली यहाँ पर सारे टेस्ट एंड जो इम्पोर्टेंट डाटा है या उनका रिजल्ट है अपने समझ में आ चुका है कि किस तरीके से अपन बात करेंगे। तो अब जो अपन समझने वाले हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट में आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथ में लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अपन देखेंगे कुछ। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है आपका कि डैम या रिजर्वायर या जितने भी आपके मैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैसिव स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं, आप वहाँ पर यूज़ करते हैं हैवी स्टोन का। हैवी स्टोन यूज आएगा जब आप डैम, रिजर्वायर, जितने भी मैसिव स्ट्रक्चर्स को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें, यदि आप आर्च और लिंटल इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहते हैं तो इनके लिए आपको लाइट स्टोन का यूज़ करना चाहिए। लाइट स्टोन एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक इज, तो इसका आंसर आपको देना है जिप्सम। जिप्सम के बारे में जनरली अपन बात करें तो देखें, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होती है जिप्सम। साथ में ये भी याद रखना है कि जिप्सम एक रॉक भी है एंड मिनरल। जिप्सम रॉक एंड मिनरल दोनों होती है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि मोस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन, तो ऐसा कौन सा स्टोन है जो मौसम के प्रभावों से बचाने के लिए सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे क्वार्ट्ज़ाइट, दैट इज क्वार्ट्ज़ाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्वार्ट्ज़ाइट मोस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोस्ट वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। द आंसर इज क्वार्ट्ज़ाइट। ओके, तो अब आपको समझ आया है। अगर मैं 5th नंबर पे बात करता हूँ कि अपन रूबल मैसनरी की बात कर रहे हैं, तो रूबल मैसनरी में आपका कैसा स्टोन यूज होगा, तो आप आंसर देंगे हार्ड स्टोन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, चलिए ये आपके समझ में आया। यदि अपन बात करें ग्रेनाइट की, तो देखें ग्रेनाइट के कौन कौन से मिनरल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल होते हैं। तो ग्रेनाइट में 2 मिनरल होते हैं आपके। द फर्स्ट इज क्वार्ट्ज एंड द सेकेंड इज फेल्सपर। फेल्सपर। तो यहाँ पर 2 आपके मिनरल हैं ग्रेनाइट के, फर्स्ट इज क्वार्ट्ज एंड द सेकंड इज फेल्सपर। तो ध्यान रखेंगे जो क्वार्ट्ज क्यों यूज़ किया जाता है, या क्वार्ट्ज क्या काम करता है ग्रेनाइट के अंदर, या फेल्सपर क्या काम करता है आपका, तो देखेंगे क्वार्ट्ज आपका काम होता है या जिम्मेदारी होती है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रेंथ की। तो ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्वार्ट्ज। और यदि मैं बात करता हूँ कलर एंड शाइनिंग की, तो कलर एंड शाइनिंग के लिए जिम्मेदार है आपका फेल्सपर। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ग्रेनाइट में यदि कोई क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो याद रखेंगे क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर मिनरल्स होते हैं। क्वार्ट्ज इज़ फॉर स्ट्रेंथ एंड फेल्सपर इज़ फॉर कलर एंड शाइनिंग। तो यदि यहाँ पे अपन साथ में बात करें कि ग्रेनाइट में यूज़ करने के लिए कौन कौन सी प्लेसेस वैलिड होती हैं, तो ग्रेनाइट का यूज़ बेसिकली जो आपके ब्रिजेस या डैम होते हैं उनके पायर या अबिटमेंट में या जितने भी आपके हैवी कंस्ट्रक्शन होते हैं या हैवी मेंबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए आप ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। तो ग्रेनाइट के बारे में अपने को अच्छे से समझ में आया है। अब अपन देखें, यदि मान लीजिए ट्रैप और बेसाल्ट के लिए आपका 7th पॉइंट है ट्रैप एंड बेसाल्ट के लिए, तो देखें ट्रैप और बेसाल्ट कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो याद रखेंगे कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट की फॉर्म में, कोर्स एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट की फॉर्म में आपका ट्रैप और बेसाल्ट काम में आता है। यदि इसके अलावा यदि अपन देखना चाहें तो रोड मेटल में या
रेलवे मेटल में भी आपका ट्रैप या बेसाल्ट काम में आ सकते हैं। तो देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डैम रिजर्वायर में कौन सा स्टोन यूज होगा, रिबल मैसनरी में, आर्च लिंटल में कौन सा स्टोन यूज होगा, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदर एक्शन के लिए कौन सा स्टोन सबसे अच्छा होता है, और ग्रेनाइट में कौन कौन से आपके मिनरल होते हैं, ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में, साथ में ट्रैप एंड बेसाल्ट के बारे में अपन ने जान चुके हैं। तो यदि देखें इसके आगे यदि अपन समझते हैं तो और कौन से कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो आपका दैट इज 8th पॉइंट, जब अपन ड्रेसिंग करते हैं स्टोन्स की या तो कौन कौन से आपके टूल्स काम में आ सकते हैं। तो याद रखेंगे कि रफ ड्रेसिंग के लिए आप स्पेलिंग हैमर यूज़ करते हैं, दैट इज स्पेलिंग हैमर। यदि आप रफ ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर स्पेलिंग हैमर। एंड यदि अपन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे हार्ड स्टोन की ड्रेसिंग करनी है, हार्ड स्टोन ड्रेसिंग, तो हार्ड स्टोन ड्रेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पिकैक्सिस और क्रॉ एक्सिस, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यदि अपन बात करें हार्ड स्टोन की कटिंग के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ कटिंग ऑफ हार्ड स्टोन। तो हार्ड स्टोन की कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस कट सॉ। ओके, यहाँ पे समझ में आया। यदि अपन बात करें 11th पॉइंट की, मान लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्रैक्स जो होते हैं, क्रैक्स आर फिल्ड with प्लास्टिक बिटुमेन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। ये एसएससी जेईएन 2018 का एक 18 जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि क्रैक्स आर फिल्ड विद प्लास्टिक बिटुमेन के साथ आप प्लास्टिक बिटुमेन का यूज क्रैक्स को फिल करने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया है, कौन कौन से पॉइंट अपने लिए हो सकते हैं, ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, ट्रैप बेसाल्ट का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हो सकते हैं जिनको अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो अब अपन बात करें यदि नेक्स्ट अपने पॉइंट की, तो हम देखते हैं 12th पॉइंट। तो यहाँ अब जानते हैं कि जो अपना सैंडस्टोन होता है, अपना सैंडस्टोन जो होगा, तो सैंडस्टोन में जो आपके मिनरल्स होते हैं सैंडस्टोन में, वो अपन सिंपली समझ सकते हैं कि सैंडस्टोन मिलके बना है सिलिका से। ये इसका मिनरल होता है दैट इज पॉली मिनरल। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये सिलिका से मिलके बना होता है। और हम जानते हैं कि सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट 1730 डिग्री सेल्सियस होता है। सिंपली अपने समझ में आया है कि सैंडस्टोन सिलिका से मिलकर बना होता है और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट 1730 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हाई टेम्परेचर पर सिलिका सिलिका कह सकते हैं या फिर सैंडस्टोन अपने बॉन्ड को लूज नहीं करता है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हाईली टेम्परेचर तक रेजिस्ट कर पाता है हीट को या टेम्परेचर को। इसलिए अब याद रखेंगे कि किसी जगह यदि अपने को फायर रेजिस्टेंस स्टोन का यूज़ करना है किसी एक स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उन स्ट्रक्चर या उन स्टोन्स का यूज़ किया जाएगा जिनमें सिलिका की प्रेजेंस होती है। यदि अपन बात करें कि आपके कैल्सीरियस कंपाउंड्स की, तो कैल्सीरियस कंपाउंड में मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट फायर रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फायर रेजिस्टेंस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट आपका अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अब अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस स्टोन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे सिलीशियस रॉक स्टोन। उसके बाद यदि बात करें दैट इज आर्जिलिशियस, और सबसे कम फायर रेजिस्टेंस जो स्टोन क्रिएट करते हैं वो हैं आपके कैल्सीरियस रॉक्स।
तो अपने समझ में आ चुका है कि कौन कौन से पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं स्टोन के पर्पस से। यहाँ पर अपन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड स्टोन के चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच।